दोस्तों, आदि शंकराचार्य बाल्यकाल से ही अद्वैत वेदांत के प्रचार प्रसार के लिए संकल्पित थे। वे मानते थे कि संसार मिथ्या है और केवल ब्रह्म सत्य है। अपनी युवा अवस्था में ही उन्होंने देश भर में भ्रमण कर विभिन्न विद्वानों से शास्त्रार्थ किया। इसी क्रम में उन्हें यह ज्ञात हुआ कि मिथिला में महापंडित मंडन मिश्र रहते हैं, जो न्याय और मीमांसा दर्शन के प्रख्यात आचार्य हैं। उनकी प्रसिद्धि यह थी कि उनके घर के तोते भी वेदों का उच्चारण करते थे। शंकराचार्य को लगा कि यदि वे मंडन मिश्र को अद्वैत वेदांत का अनुयायी बना सके तो उनका सिद्धांत और भी अधिक प्रतिष्ठित हो जाएगा। यही विचार कर वे मिथिला की ओर प्रस्थान कर गए। आदि शंकराचार्य कठिन यात्रा करते हुए मिथिला पहुंचे और मंडन मिश्र के घर का पता पूछने लगे, किंतु कोई भी सीधा उत्तर नहीं दे रहा था। तभी एक वृद्ध महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस घर के आंगन में तोते भी वेदों की अर्चाओं का पाठ करते हैं, वही मंडन मिश्र का घर है। शंकराचार्य को इस उत्तर से संतोष हुआ और वे उस दिशा में चल पड़े। जब वे मंडन मिश्र के द्वार पर पहुंचे तो वहां चल रहे एक विद्वत सभा को देखकर रुके। द्वार पर खड़े होकर उन्होंने प्रवेश की अनुमति मांगी, किंतु द्वारपाल ने कहा कि केवल विद्वानों को ही प्रवेश दिया जाता है। शंकराचार्य ने उत्तर दिया, यदि विद्वता ही प्रवेश की शर्त है तो कृपया मेरे ज्ञान की परीक्षा लें। शंकराचार्य के शब्दों को सुनकर सभा के विद्वानों ने उन्हें भीतर बुलाया और मंडन मिश्र से परिचय कराया। मंडन मिश्र, जो अपने ज्ञान और तर्क की तीव्रता के लिए प्रसिद्ध थे, शंकराचार्य को देखकर बोले, एक सन्यासी जिसने गृहस्थ धर्म का अनुभव तक नहीं किया, वह मुझसे तर्क करने आया है। यह सुनकर शंकराचार्य मुस्कुराए और बोले, ज्ञान केवल अनुभव का विषय नहीं बल्कि तर्क और आत्मबोध का परिणाम भी है। इस वाक्य ने सभा में हलचल मचा दी। अंततः तय हुआ कि शास्त्रार्थ होगा और जो पराजित होगा वह विजेता के मत को स्वीकार करेगा। अब प्रश्न यह उठा कि इस शास्त्रार्थ का न्यायाधीश कौन होगा। मंडन मिश्र की पत्नी विदुषी भारती, जो स्वयं एक महान विदुषी थीं, को न्यायाधीश बनाया गया। शास्त्रों में उनका ज्ञान अद्वितीय था और वे निष्पक्ष निर्णय देने में सक्षम थीं। शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ, जिसमें दोनों पक्षों ने अपनी अपनी मान्यताओं को प्रस्तुत किया। शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत का प्रतिपादन किया, जबकि मंडन मिश्र ने कर्मकांड और द्वैतवाद के पक्ष में तर्क दिए। तर्कों की यह श्रृंखला कई दिनों तक चलती रही। शास्त्रार्थ के दौरान शंकराचार्य के तर्क इतने प्रबल थे कि मंडन मिश्र धीरे धीरे निरुत्तर होते जा रहे थे। उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी तर्कों को शंकराचार्य ने अत्यंत सरलता से खंडित कर दिया। धीरे धीरे सभा को यह प्रतीत होने लगा कि मंडन मिश्र पराजय के करीब हैं। भारती, जो न्यायाधीश थीं, ने भी देखा कि उनके पति का अहंकार धीरे धीरे टूटने लगा है। जब मंडन मिश्र लगभग पराजित होने लगे तो भारती ने शंकराचार्य से एक प्रश्न किया, आपने संसार को त्याग दिया है, आपने गृहस्थ जीवन को जिया ही नहीं, तो आप कैसे स्त्री पुरुष संबंधों के विषय में तर्क कर सकते हैं। यह प्रश्न अत्यंत गूढ़ था, क्योंकि एक सन्यासी के रूप में शंकराचार्य ने वैवाहिक जीवन को कभी अनुभव नहीं किया था। अब यह प्रश्न उनके ज्ञान की परीक्षा का विषय बन गया। इस चुनौती का उत्तर देने के लिए शंकराचार्य ने योग बल से कुछ समय के लिए अपना शरीर त्याग दिया और राजा अमरुक के मृत शरीर में प्रवेश कर लिया। इस प्रकार उन्होंने राजा के रूप में कुछ समय तक गृहस्थ जीवन का अनुभव प्राप्त किया। जब उन्हें अनुभव हो गया कि वे इस विषय पर पर्याप्त ज्ञान अर्जित कर चुके हैं, तो वे पुनः अपने वास्तविक शरीर में लौट आए। शंकराचार्य ने वापस आकर भारती के प्रश्नों के उत्तर दिए। अब भारतीय भी यह स्वीकार करने लगीं कि शंकराचार्य का ज्ञान संपूर्ण था। अंततः मंडन मिश्र ने अपनी पराजय स्वीकार की और संन्यास ग्रहण कर लिया। उन्होंने अपने अहंकार का त्याग किया और शंकराचार्य के शिष्य बन गए। इस प्रकार ज्ञान की विजय हुई और अहंकार का पतन। मंडन मिश्र के संन्यास लेने के बाद भारती ने भी शंकराचार्य से शास्त्रार्थ किया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि स्त्री केवल पतिव्रता ही नहीं बल्कि उच्च कोटि की विदुषी भी हो सकती है। शंकराचार्य ने उनके ज्ञान को नमन किया और स्वीकार किया कि नारी शक्ति का स्थान अद्वितीय है। इस शास्त्रार्थ के पश्चात अद्वैत वेदांत को एक नई दिशा मिली। मंडन मिश्र
अब स्वामी सुरेश्वराचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए और उन्होंने शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत का प्रचार किया। यह केवल एक शास्त्रार्थ नहीं था, बल्कि ज्ञान और अहंकार के बीच का संग्राम था, जिसमें अंततः ज्ञान की विजय हुई। यह कथा केवल शास्त्रार्थ की कहानी नहीं, बल्कि यह सिद्ध करती है कि सच्चा ज्ञान वही है जो अहंकार को नष्ट कर दे। ज्ञान और अहंकार, आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र का शास्त्रार्थ। इस कथा में हम केवल दो विद्वानों के तर्क वितर्क की बात नहीं कर रहे, बल्कि यह एक गहरे आत्मबोध, अहंकार के नाश और सच्चे ज्ञान की विजय की गाथा है। यह संघर्ष केवल शब्दों का नहीं था, बल्कि दो जीवन दृष्टियों का टकराव था। पहले भाग में हमने देखा कि किस प्रकार शंकराचार्य ने मंडन मिश्र को पराजित कर संन्यास ग्रहण करवाया। अब आगे की कथा। मंडन मिश्र अब स्वामी सुरेश्वराचार्य के रूप में शंकराचार्य के शिष्य बन चुके थे, लेकिन वर्षों तक मीमांसा के सिद्धांतों में विश्वास रखने वाले मंडन मिश्र के लिए अद्वैत वेदांत को पूर्ण रूप से आत्मसात करना आसान नहीं था। उनके भीतर कहीं न कहीं अपने पुराने विचारों की छाया बनी हुई थी। हालांकि उन्होंने शास्त्रार्थ में पराजय स्वीकार की थी, लेकिन मन का परिवर्तन धीरे धीरे ही हो सकता था। शंकराचार्य ने इस बदलाव को महसूस किया और धैर्यपूर्वक सुरेश्वराचार्य को अद्वैत वेदांत की गहराइयों में ले जाने का प्रयास किया। वे उन्हें प्रतिदिन उपदेश देते, लेकिन कभी कभी उनके भीतर संदेह पुनः जागृत हो जाता। शंकराचार्य ने उन्हें काशी यात्रा पर जाने का निर्देश दिया, जिससे वे विभिन्न संतों और शिष्यों से मिलकर अद्वैत वेदांत को गहराई से समझ सकें। सुरेश्वराचार्य काशी पहुंचे, जहां उन्होंने कई विद्वानों और संतों से भेंट की। वेदों और उपनिषदों के अध्ययन के साथ ही वे साधना और ध्यान में भी लीन हो गए। धीरे धीरे उनके भीतर एक गहन परिवर्तन आने लगा। एक दिन गंगा किनारे ध्यान करते हुए उन्हें आत्मबोध की झलक मिली। अब वे केवल तर्क से नहीं, बल्कि अनुभव से भी अद्वैत सत्य को समझने लगे। कई वर्षों की साधना के पश्चात सुरेश्वराचार्य पुनः अपने गुरु शंकराचार्य के पास लौटे। अब वे पूरी तरह से अद्वैत वेदांत के अनुयायी बन चुके थे। शंकराचार्य ने उन्हें दक्षिण भारत में वेदांत प्रचार करने का निर्देश दिया और वे वहां गुरुकुल स्थापित करने निकल पड़े। शंकराचार्य का अद्वैत सिद्धांत पूरे भारत में फैलने लगा, लेकिन इसका विरोध करने वाले भी कम न थे। विशेषकर द्वैत और शैव मत के अनुयायी इसे चुनौती मानते थे। कई स्थानों पर शंकराचार्य को कठोर विरोध का सामना करना पड़ा। इन चुनौतियों का सामना करते हुए शंकराचार्य ने दक्षिण भारत में श्रृंगेरी मठ की स्थापना की, जहां वेदांत का प्रचार किया जाने लगा। यहां पर उन्होंने एक नई पीढ़ी को तैयार किया जो अद्वैत वेदांत को आगे बढ़ा सके। शंकराचार्य जब कांचीपुरम पहुंचे तो वहां के विद्वानों ने उन्हें चुनौती दी कि अद्वैत केवल एक दर्शन नहीं, बल्कि एक जीवन सत्य भी होना चाहिए। यहां एक वृद्ध संत ने शंकराचार्य से प्रश्न किया, क्या तुमने सच में अहंकार को पूर्ण रूप से त्याग दिया है? ये प्रश्न सुनते ही शंकराचार्य कुछ क्षण मौन रह गए। उन्होंने संन्यास ले लिया था, ज्ञान की विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन क्या उनके भीतर कहीं न कहीं अहंकार बचा था? उस वृद्ध संत की परीक्षा ने शंकराचार्य को आत्मचिंतन में डाल दिया। उन्होंने गहन ध्यान किया और अंततः उन्हें अनुभव हुआ कि सच्चा अद्वैत केवल बुद्धि से नहीं, बल्कि हृदय से भी स्वीकार करना होगा। उन्होंने अपने अंतिम अहंकार को भी त्याग दिया और अब वे पूर्ण आत्मज्ञानी बन चुके थे। इसके पश्चात शंकराचार्य ने पूरे भारत का भ्रमण किया और 4 मठों की स्थापना की: श्रृंगेरी, द्वारका, ज्योतिर्मठ और पुरी। ये मठ आगे चलकर अद्वैत वेदांत के केंद्र बने। अपना कार्य पूर्ण करने के बाद शंकराचार्य के जीवन का अंतिम अध्याय आया। 33 वर्ष की आयु में वे केदारनाथ की ओर चले गए और वहीं ब्रह्मलीन हो गए। लेकिन उनका अद्वैत वेदांत आज भी जीवित है, जो बताता है कि ज्ञान की सच्ची विजय अहंकार के नाश में ही है। निष्कर्ष: यह कथा केवल शास्त्रार्थ की नहीं, बल्कि आत्मबोध की भी है। मंडन मिश्र से सुरेश्वराचार्य बनने तक की यात्रा हो या शंकराचार्य का स्वयं का आत्मबोध, यह सिद्ध करता है कि ज्ञान वही है जो अहंकार को समाप्त कर दे।